सभी को नमस्कार। मैं मानवेंद्र यादव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और हम लोग पढ़ेंगे आज सिंथेसिस के नेक्स्ट पार्ट को। हम लोगों ने समझा था सिंथेसिस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस का एक नया पार्ट है हमारा जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो हम लोग समझेंगे कि भाई जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं। और इस चीज़ को सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो क्या है? प्रीपोजिशंस, यानी कि ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिनकी हेल्प से ही हम जेरेंड या नाउन के सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हमें यूज करना है विथ के प्रयोग से। किसके? यानी कि जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का अगर हम प्रयोग सीखना चाहते हैं तो इससे पहले हमें कुछ प्रीपोजिशंस का यूज करना होगा। और उसमें सबसे पहला आपका प्रीपोजिशन है विथ का प्रयोग। ऐसे कहा जाए सेंटेंस को आप बना सकते। आपको मैंने ये बता दिया भाई जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें प्रीपोजिशन हम लगाएंगे विथ। क्या आप विथ का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते? यस सर। बनाओ। आई सॉ अ मैन विथ स्टिक इन हिज हैंड। ठीक है, इन्होंने सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया। यानी कि कोई भी सेंटेंस आपको दे दे बना लोगे। चलो, तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें क्या बातचीत है कि जब एक सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन दी हो तथा दूसरे सेंटेंस में कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन दी हो तो उस नाउन या प्रोनाउन को विथ से जोड़कर बनाते हैं। अब जरा देखो, जैसे आपने देखा आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। आई बताओ यह क्या है, नाउन या प्रोनाउन है? यहाँ आए तो प्रोनाउन है। मैंने देखा क्या? मैन देखा। एक मैन होगा नाउन, ठीक है। और ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या थी? छड़ी थी। तो जो मैन है वही ही है, जो मैन है वही ही है और इसके हाथ में क्या थी? छड़ी। तो आपने देखा पहले सेंटेंस में नाउन ए है और दूसरे सेंटेंस में नाउन क्या है? स्टिक है। पहले सेंटेंस में नाउन मैन होगा, दूसरे सेंटेंस में नाउन क्या होगा? स्टिक होगा। तो आप जब दोनों नाउन नाउन को जोड़ोगे यानी कि सही सेंटेंस बनेगा आई सॉ अ मैन, ये है मैन और आपने इसको जोड़ दिया विद अ स्टिक इन हिज हैंड, इन हिज हैंड। ये बिल्कुल सही जितेंद्र, आपने बिल्कुल सही रिप्लाई किया था। आई सॉ अ मैन विद अ स्टिक इन हिज हैंड, मैंने एक आदमी को हाथ में छड़ी लिए हुए देखा। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। आई सॉ अ मैन विद अ स्टिक इन हिज हैंड, मैंने एक आदमी को हाथ में छड़ी लिए हुए देखा। अब जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, द बॉय इज माई ब्रदर, लड़का मेरा क्या है? भाई है। ही हैज अ बुक इन हिज हैंड, फटाफट इसका भी आंसर दे दो। द बॉय इज माय ब्रदर, अ बुक इन हिज हैंड। हाँ, तो इसमें हमने देखा क्या? अब आपने देखा द बॉय नाउन है और माय ब्रदर भी तो नाउन है। तो आप क्या करोगे? द बॉय इज माय ब्रदर, फिर लिखोगे विद अ बुक इन हिज हैंड। क्या करें भाई? अब क्या करोगे? अभी तो आपने बना दिया था द बॉय इज माय ब्रदर। सर द बॉय विद अ बुक इन हिज हैंड इज माय ब्रदर। ये ठीक है? यस सर। ये बिल्कुल सही जवाब है। आपने देखा भाई यहाँ पर बॉय नाउन है, क्या है? बॉय। और यहाँ पर क्या नाउन है? आप बुक नाउन है। तो आपको आप ये देखो ना, द बॉय इज माय ब्रदर, लड़का मेरा भाई है। भाई के हाथ में किताब है, या सीधा कहना चाहोगे कि लड़के के हाथ में किताब है? तो आप पहले ये बोलोगे लड़का जिसके हाथ में किताब है मेरा भाई है, यही कहोगे ना। आपने देखा, मान के चलो आपका पिता खड़ा लठ लिए, बाप जिसके हाथ में लठ है, या बाप नहीं, आप कहोगे आदमी जिसके हाथ में लठ है मेरा बाप है, ऐसे ही बोलोगे ना। अब तुमने क्या दिया? वह आदमी मेरा बाप है जिसके हाथ में लठ है। ये तो ऐसे मजा नहीं आया। आप बोलोगे आदमी, क्या बोलोगे? आपने कही औरत जिसके हाथ में झाड़ू है मेरी माँ है। समझे? तो अब नहीं बोलेगा, यानी कि जिसका मतलब तो होगा झाड़ू वाली औरत मेरी माँ है। तो क्या लिखा? लठ वाला आदमी मेरा बाप है। समझ रहे ना? तो आपको एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक पूरा कंसेप्ट लिखा। जब एक सेंटेंस में कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो तथा दूसरे सेंटेंस में उसी के साथ या पास कोई अन्य नाउन प्रोनाउन, यानी कि पहले सेंटेंस में नाउन है और दूसरे सेंटेंस में कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन, तो उस नाउन और प्रोनाउन को विथ से जोड़ते। भाई आप ये तो देखो, ये जो लड़का है उसके हाथ में किताब है। किताब वो एक बात अलग है कि वो तुम्हारा भाई भी है, वो एक मैटर अलग है। तो अपन क्या बनाएंगे? द बॉय विथ अ बुक, यानी कि बॉय विथ अ बुक। अब आपने लिख दिया विथ अ बुक
इन हिज हैंड, और अब आप कॉमा लगा के लिख सकते हो इज माय ब्रदर। ये करेक्ट आंसर होगा। जितेंद्र का दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें। द बॉय विद द बुक इन हिज हैंड इज माय ब्रदर। लड़का जिसके हाथ में किताब है। सर कॉमा लगाना जरूरी है? वो दो चीज़ों को अलग करते तो लगा देते, नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी। जब हम दो बातों को स्प्लिट करेंगे, अलग करेंगे, तो कॉमा लगा देते। क्लियर होगा? अब जैसे मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा, द बुक इज माइन, किताब क्या है? मेरी है। इट हैज आ गोल्डन कवर। एक मिनट, इसका आंसर मुझे गर्ल्स से चाहिए। गर्ल्स बोल नहीं रही, दिमाग चलाएं भाई, गर्ल्स में दिमाग बहुत है। बहुत बढ़िया, आपने कहा द बुक इज माइन। बेटा बताओ माइन क्या है? माइन क्या है? प्रोनाउन है। और आप यहाँ गोल्डन कवर क्या है? ये तो भैया नाउन है। प्रोनाउन और नाउन को विथ से नहीं जोड़ेंगे, या तो दोनों नाउन नाउन को जोड़ो या फिर प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ो, और नाउन को जोड़ो ना आप यहाँ पर। तो यहाँ पर नाउन क्या होगा? द बुक, बुक नाउन होगा। तो आप लिखोगे द बुक, फिर क्या आएगा? द बुक के साथ में यहाँ पर नाउन देखो, ये जो बुक है वही तो एट है, हैज का कोई मतलब नहीं है, यानी कि गोल्डन। द बुक विद आ गोल्डन कवर, द बुक विद आ गोल्डन कवर, कॉमा लगा के लिख दो एज माइन, मेरी। इसका मतलब क्या होगा? द बुक विद आ गोल्डन कवर, सुनहरे कवर वाली किताब, सुनहरे कवर वाली किताब मेरी। आप देख के कहते नहीं हो क्या? नेक्स्ट पॉइंट है विदाउट। अब जो विद था उसमें आउट वर्ड जोड़ दिया, विदाउट के प्रयोग से। विदाउट के प्रयोग से कैसे चीज़ों को बनाएंगे ये देखते हैं विद का। अब एक चीज़ पहले समझो क्या है बात। जब एक सेंटेंस में, किसमें? एक सेंटेंस में क्या हो? किसी वस्तु या फिर क्रिया, इसमें क्या हो? कमी हो। जिस कमी की वजह से दूसरे सेंटेंस का जो रिजल्ट है उस पर कैसा प्रभाव पड़े? निगेटिव प्रभाव पड़े। किस पर? इसके रिजल्ट पर, इसके परिणामस्वरूप दूसरे वाक्य की वर्ब पर। वर्ब पर कैसा प्रभाव पड़ रहा? वर्ब पर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा। तो उसको अपन किससे जोड़ के बनाते? विदाउट के प्रयोग से बनाते। जैसे मैं आपसे कहूँ, जरा समझना, मैंने लिखा आई हैव नो अम्ब्रेला, मेरे पास क्या नहीं है? अम्ब्रेला नहीं है। आई विल नॉट गो आउट इन द रेन। ठीक, अब आपके सामने सेंटेंस लिखा, आई हैव नो अम्ब्रेला, मेरे पास छाता नहीं है। आई विल नॉट गो आउट इन द रेन, मैं बारिश में बाहर नहीं जाऊंगा। तो अब ये देखो, पहले सेंटेंस में कमी किसकी हो रही? पहले सेंटेंस में नो अम्ब्रेला, ये बता रहा कि मेरे पास अम्ब्रेला की कमी है। यही तो लिखवा है। जब एक सेंटेंस में किसी वस्तु या फिर क्रिया का अभाव हो, तो इसमें हमारे पास किसका अभाव हो गया? वस्तु का। किसका? वस्तु का। किसका? वस्तु का अभाव, यानी कि या तो वस्तु का अभाव हो या फिर क्रिया का अभाव। इसमें हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है, तो ये चीज़ की कमी है ना। और इस कमी के परिणाम से दूसरे वाक्य पर नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ा? आपने कहा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। भाई क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में किसी वस्तु की कमी है और उस कमी की वजह से आपने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो कैसे बनता है? जब भी इस तरीके का सेंटेंस आ जाए तुम सीधा लिखना विदाउट अम्ब्रेला। क्या लिखोगे? विदाउट अम्ब्रेला लिख दिया। विदाउट अम्ब्रेला सीधा लिख दो भाई, कॉमा लगा के, आई विल नॉट गो आउट इन द रेन। बोलो कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता? कुछ नहीं है। गो आउट इन द रेन। क्लियर हो गया? अब जैसे आपने कहा, जैसे मान लो कोई जॉन हैज नो यूनिफॉर्म, जॉन के पास क्या नहीं है? यूनिफॉर्म नहीं है। अब इसकी वजह से क्या है? ही विल नॉट गो टू स्कूल। जॉन के पास यूनिफॉर्म नहीं है, वह स्कूल नहीं जाएगा। इस यूनिफॉर्म की बात हो रही। कपड़े तो हैं, कहीं कुछ तो पहनते ही होगा, यूनिफॉर्म नहीं है। तो आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे नो, इसमें कमी हो रही यूनिफॉर्म की, उसके पास कमी है और इसके परिणाम से दूसरे वाक्य पर क्या प्रभाव पड़ा? वो स्कूल नहीं जा रहा। तो आप बनाओगे विदाउट, क्या बनाओगे? विदाउट यूनिफॉर्म। विदाउट यूनिफॉर्म, जो ही है वो कौन है? तो हम यहाँ लिख देंगे जॉन विल नॉट
गो टू स्कूल। भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सच बताओ, मजा आ रहा? विदाउट यूनिफॉर्म जॉन विल नॉट गो टू स्कूल। बगैर यूनिफॉर्म के जॉन कहाँ नहीं जाएगा? स्कूल नहीं जाएगा। अब जैसे एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देखो, यू डिड नॉट वर्क हार्ड, यू डिड नॉट वर्क हार्ड, और सेकंड सेंटेंस है यू विल नॉट पास। अब यू डिड नॉट वर्क हार्ड, तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया। जल्दी से टिकटॉक करे भाई अपना आंसर। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आप 2 लाख रुपया जीते। देखो, यू डिड नॉट वर्क हार्ड, तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो कठिन परिश्रम नहीं करना, इसमें काम करने में कमी हो गई। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता तो काम की कमी हुई, और इस कठिन परिश्रम ना करने की वजह से दूसरे सेंटेंस की वर्ब पर प्रभाव क्या पड़ा कि यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। दूसरे सेंटेंस पर यही तो प्रभाव पड़ रहा। तो आपने क्या किया, जो डिड नॉट है इसको हटा के अपन विदाउट लगाएंगे। विदाउट नेगेटिव सेंस को फुलफिल कर देगा। विदाउट, और विदाउट के बाद वर्किंग हार्ड, ये जेरंड बनेगा। क्यों, ऐसा क्यों? आपको फिर यहाँ क्यों नहीं बनाया? तो यहाँ पर आई हैव नो अम्ब्रेला, यहाँ पर नाउन था, और यहाँ भी देखो जॉन हैज नो यूनिफॉर्म नाउन था। लेकिन जब भी वर्ब हो तो प्रीपोजिशन के बाद हम जेरंड का यूज करेंगे। विदाउट वर्किंग हार्ड, कॉमा, यू विल नॉट पास। नेक्स्ट सेंटेंस का आंसर हमें आप सभी से चाहिए, मेरे बगैर कुछ बताए। नरेंद्र भैया तैयार हो? चलो लिखो फिर। देखिए, माय ब्रदर डिड नॉट रन फास्ट, माय ब्रदर डिड नॉट रन फास्ट, माय ब्रदर डिड नॉट रन फास्ट, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट कैच द ट्रेन। माय ब्रदर, हाँ, माय ब्रदर कैन नॉट कैच द ट्रेन। फिर कुड नॉट करो, माय ब्रदर डिड नॉट रन फास्ट, क्योंकि पास्ट में है पहला सेंटेंस, तो दूसरा भी पास्ट में करेंगे। माय ब्रदर डिड नॉट रन फास्ट, फुल स्टॉप, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। हाँ, क्या बनाएंगे? विदाउट रन फास्ट, माय ब्रदर कुड नॉट कैच द। बेटा विदाउट के बाद जेरंड का यूज करो। विदाउट रनिंग फास्ट, विदाउट, क्योंकि अगर विदाउट के बाद वर्ब आ जाए तो तुम जेरंड बनाना आईएनजी फॉर्म, और नाउन होता तो हम नाउन में तो आईएनजी लगेगी नहीं, तो आप बनाएंगे विदाउट रनिंग फास्ट, विदाउट रनिंग फास्ट। और जो ही है वही ब्रदर है, माय ब्रदर कुड नॉट कैच द ट्रेन, यानी कि बगैर तेज दौड़े मेरा भाई ट्रेन नहीं पकड़ सकता। और अब हम बात करते हैं इन स्पाइट ऑफ के प्रयोग से। इन स्पाइट ऑफ के प्रयोग से, इन स्पाइट ऑफ का हिंदी मीनिंग कोई मुझे बताएगा भाई? हाँ, के बावजूद। क्या होता? इन स्पाइट ऑफ का मतलब तो होता के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद, ये इसका हिंदी सेंस है। अब इस तरीके के सेंटेंस, ये बहुत ही यूजफुल बातचीत मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात है। इन स्पाइट ऑफ का जो प्रयोग है, अगर आपने इसको सही से नहीं समझा, इसमें 3 समस्याएं हैं। क्या कि यही जो मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा, वही सेम सेंटेंस सिंपल में भी बनेगा, और वही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में भी बनेगा, और वही बनेगा कंपाउंड में। तो चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से आप समझना कि कौन सा कंसेप्ट सिंपल पे लागू होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स में, और कौन सा कंपाउंड। यानी कि इसमें जो चीज़ पढ़ोगे तुम, वो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, तीनों में वो चीज़ बन जाती है। बस इसमें इन स्पाइट ऑफ से बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स के तरीके से, कंपाउंड में कंपाउंड के। तो ये बनता कब है, इसके लिए आप थोड़ा सा लिख लो। पहले लिखें क्या कि जब दिए गए वाक्य आपस में कैसा भाव प्रकट करें? विरोधी भाव प्रकट करें। जब 2 सेंटेंस हैं वो आपस में विरोध प्रकट करें तो आप समझ जाना इन स्पाइट ऑफ से बनेगा। ठीक है, ये जो विरोध वाली बात हम तीनों में पढ़ेंगे, लेकिन तीनों के तरीके अलग अलग हैं। तो जब दिए गए वाक्य आपस में कैसा भाव प्रकट करें? विरोधी भाव प्रकट। ऋतु कैसा भाव प्रकट करें? कैसा भाव प्रकट करें? तो जब दिए गए वाक्य आपस में विरोधी भाव प्रकट करें तो किससे बनाएंगे? इन स्पाइट ऑफ से बनाएं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, माय ब्रदर वर्कड हार्ड, मेरे भाई ने क्या किया? कठिन परिश्रम किया। फुल स्टॉप, ही डिड नॉट पास। आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, कठिन परिश्रम किया तो उससे तो पास होना था।
लेकिन क्या होगा, माय ब्रदर वर्कड हार्ड, मेरे भाई ने कठिन परिश्रम किया, ही डिड नॉट पास बाय, पास नहीं हुआ, तभी तो विरोधी भाव प्रकट होगा। पास होता तो विरोध काय का, पास हो जाता तो विरोध ही नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मैंने देखो मैंने ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने दीवार में ऐसे फेंक के मारा और ये मार्कर दीवार को फोड़ के बाहर निकल गया, तो विरोध नहीं होगा, इसका मतलब विरोध नहीं हुआ, निकल गया। लेकिन मैंने इसको मारा और आकर के मेरे मुंह पे गिरा, तो इसका मतलब दीवार ने विरोध कर दिया, साला जहां से आया। समझ रहे ना बात को, विरोध हो गया। आप में किसी ने 2 लपड़ दी, आपने घर वाली और बोले हाउ स्वीट, मजा आ गया भाई, तो विरोध नहीं होगा। आपको किसी ने 2 मारे, तुमने पकड़ के 4 दिए, विरोध हो रहा, क्या हो रहा। तो यानी कि जब दिए गए वाक्य आपस में विरोधी भाव को प्रकट करते हैं तो हम इन स्पाइट ऑफ के प्रयोग से बनाएंगे, और इन स्पाइट ऑफ के बाद जेरेंड बनेगा मोस्टली। आपने क्या किया, माय ब्रदर और ही एक ही बात है, आपने लिखा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, और ये वर्ब है, इसको जेरेंड बनाओगे तो क्या बनेगा, वर्किंग हार्ड। इसका मतलब क्या हुआ, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी माय ब्रदर क्या होगा, डिड नॉट पास। और दूसरा कोई तरीका भी नहीं है इसको बनाने का। आप सोच लो कहाँ से बन रहा, आप यही तो कहोगे मेरे भाई ने कठिन परिश्रम किया, ही डिड नॉट पास बाय, पास नहीं होगा, तो आप पूरा मीनिंगफुल बनाओगे जब जोड़ के, तो ये मीनिंग निकलेगा, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी मेरा भाई पास नहीं होगा। अब देखो इसका बिल्कुल इसी तरीके का मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने लिखा जॉन वर्कड हार्ड, सेम चीज़ है बिल्कुल, देखो, और ही फेल्ड। अगर ऐसा एग्जाम में लिख के आ जाए तो भी तो यही बात बता रहा भाई, विरोध हो रहा। जॉन ने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, यानी कि कठिन परिश्रम किया, उसे होना क्या चाहिए था, पास, लेकिन हुआ वो क्या, फेल। बनाओ फटाफट। In spite of working hard, John हाँ, इन स्पाइट, बिल्कुल सही कहा, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम के करने के बावजूद भी जॉन क्या होगा, फेल हो गया भाई, जॉन क्या होगा, फेल होगा। एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस दे रहा हूं, बताओ सबसे पहले कौन आंसर देगा, हम देंगे सर। जो इसका सबसे फास्ट आंसर देगा उसे मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा। भाई इनाम सुनना चाहेंगे, क्या गिफ्ट है वो, क्या इनाम है, आपको मेरी तरफ से फ्री में मुक्का मिलेगा। मुक्का नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं आपकी शान में आज एक नया करूंगा, आपकी शान में फर्स्ट क्लास मोटिवेटिव शायरी सुनाऊंगा। ये ठीक है, हाँ ठीक है, जल्दी से, लेकिन उससे पहले गाइस कम ऑन फास्ट मुझे आंसर दें। देखें ये डार्क क्या है, ये डार्क तो एक एडजेक्टिव होगा। अब कोई कह रहा था सर डार्कनेस, डार्कनेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इट इज डार्क, अंधेरा है। आई कैन सी, मैं देख सकता हूं, अपोजिट सेंस से विरोधी भाव प्रकट कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ से कैसे बनाओगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डार्क। ये बीइंग कहाँ से आ गया, आपको मैंने सिखाया था सिंपल सेंटेंस जब मैं पार्टिसिपल पढ़ा रहा था, एज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी की सारी क्या है, बी की ही तो फॉर्म है। और बी में जब आप जेरेंड बनाओगे तो उसमें आईएनजी ऐड कर दो, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग और डार्क सेम लिख दिया। इन स्पाइट ऑफ डार्क, अंधेरा होने की वजह से क्या है, आई कैन सी की वजह से कि क्या आएगा, आई कैन सी, अंधेरा होने के बावजूद भी, जबकि वहाँ इसका अर्थ बीइंग का वजह से था, यहाँ क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डार्क, अंधेरा होने के बावजूद भी मैं देख सकता हूँ। क्लियर होगा। अब आपकी शान में बस शायरी क्या है, सुनो जरा, सुनाओ भाई, शायरी सुनाओ, सुनना चाहेंगे। ये जो शायरी है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे क्या करते कि गलती के डर से आंसर नहीं देते। बेटा गलती से मत डरो, गलतियों से भागो नहीं, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसका रिप्लाई किया करो, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख रहे हो, गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो गिरने में तेरी हार नहीं, गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं, उठ चल दौड़ भाग, उठ चल दौड़ भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। तो गाइस आप समझ में आ रहा ना, तो चीज़ों को समझना है, गलतियां हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम प्रयास करेंगे, प्रयास करोगे, एफर्ट्स लगाओगे तो चीज़ें बेहतरीन होंगी। तो आज की क्लास में यहीं पर ऑफ करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। आई एम मानवेंद्र यादव सर।